क्योंकि जो क्लास अटेंड करेगा उसी का मिलेगा। ये लापरवाही गलत बात है। लोगों को लगता है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं करवा लेते हैं। देखो टीचर भी गार्जियन है, कितना भी डांटे, वो माँ होती है ना, आने दो पापा वो खाल खिंचवा देंगे, आज तुमने दिन भर पढ़ाई नहीं की है। लेकिन फिर जब पापा आएंगे तो कहेंगे, शिकायत भी करेंगे लेकिन मारने नहीं, मारना मत है। तो ऐसे टीचर के अंदर भी एक वो पेरेंटिंग वाला लक्षण होता है, कितना भी डांट दे अल्टीमेटली चाहता तो भला है कि यार चलो लेक्चर देख ले, बेचारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात की थी। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं उसकी एक बात की थी बच्चों हम लोगों ने। तो आपको याद है बच्चों कि दो वेक्टर जब हम ऐड कर रहे थे इस तरह से, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बीच का एंगल थीटा था, तो इसका रिजल्टेंट कितना आया था? रिजल्टेंट बताओ जरा, रिजल्टेंट कितना आया था? तो रिजल्टेंट जो आया था ए प्लस बी, ये आया था अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारा जो वेक्टर ये है, ये ए के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो जो tan अल्फा होता था वो b sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। b sin थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, क्या 3 स्पेशल केस हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें से 60 डिग्री वाला केस, 90 वाला केस और 120 वाला बताया था क्या? नहीं बताया ना, अभी नहीं पता। ओके 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 सर। एक अच्छे सवाल से शुरू करते हैं बेटा, एक अच्छे सवाल से शुरू करते हैं। अगर हमारे पास आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं दो, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having same magnitude, अगर हमें यही फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना हो सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स के लिए, मान लो ये बेटा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है और एक वेक्टर हमारे पास और है जिसका मैग्नीट्यूड a है और बीच का एंगल क्या है? थीटा है। बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट बताना है कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। ध्यान रहे, ये हम तब निकाल रहे हैं जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तब हमें बताना है कि रिजल्टेंट कितना आएगा। ये हमारा रिजल्टेंट होगा r, दिस इज द रिजल्टेंट r। तो अगर मुझे r कैलकुलेट करना है, मतलब ये मेरे पास a वेक्टर है बेटा, ये मेरे पास b वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मुझे बताओ जरा r की वैल्यू यानी कि a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? बताओ जरा, फॉर्मूले में रखो वैल्यू, बताओ क्या आएगा फॉर्मूले में रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या हो जाएगा? a प्लस 2aa कॉस थीटा। आइए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। क्या a स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ जाएगा? यहां से और यहां से a स्क्वायर कॉमन है। अच्छा, a स्क्वायर अगर बाहर निकालेंगे तो क्या बाहर आएगा? a बाहर आएगा, रूट के बाहर a आएगा। 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा आएगा। आइए यहां देखते हैं। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है a कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया। 2 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा
1 प्लस कॉस थीटा आएगा, और हम इस 1 को हटाना चाहते हैं, इस 1 को हटाना चाहते हैं बेटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था। क्या था वो फॉर्मूला? याद करो, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, एक तो था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। बताइए था कि नहीं? तो बच्चों, लेकिन हमें कॉस थीटा लिखना है। हमें क्या लिखना है? कॉस थीटा। तो अगर हम यहां 2 थीटा लिख रहे हैं तो हाफ एंगल की बात है, हाफ एंगल की। तो अगर मेरी बात ध्यान समझना, अगर यहां 2 थीटा है तो यहां थीटा थीटा आएगा। अच्छा बताओ, अगर यहां पर थीटा कर देंगे तो उसका आधा क्या होगा? थीटा बाई। तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या यहां पर लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये बात मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर में बता चुका था, बट फिर से एक बार समझ लो, याद होने चाहिए फॉर्मूले। हाफ एंगल से मतलब होता है, अगर बेटा यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा आएंगे, अगर यहाँ 4 थीटा है 4 थीटा, तो 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा आएंगे। अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 आएगा। अगर थीटा बाई 2 है तो बताओ यहाँ क्या आएगा? थीटा बाई 4 थीटा बाई 4 आएगा। मैं इस 1 को हटाना चाहता हूं, 1 को, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लिखूं कि ये वाला, ताकि कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। नीचे इसमें -1 आ रहा है ना, ये 1 कैंसिल आउट कर देगा। आइए देखते हैं, तो r की वैल्यू क्या आ रही बेटा? r की वैल्यू a कॉमन आ रहा है, ये 2 बाहर आएगा, ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्या इस 1 से ये 1 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा? बेटा ध्यान से देखो, मुझे बताओ, फिर आप आराम से लिख लेना। मुझे बताओ कि ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा क्या बेटा? 4 का रूट कितना आएगा बाहर? 2। ए क्या आएगा? ए। अंदर क्या है बताओ? अंदर क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका अंडर रूट है कॉस थीटा बाई, यानी जो रिजल्टेंट है बेटा a प्लस बी, इसकी वैल्यू होती है 2। और ये आप जरूर याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप ये याद रखेंगे। अच्छा, ये वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल बराबर बराबर होते हैं, ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, यानी अल्फा, ये अल्फा अगर है, ये बीटा अगर है, तो दोनों एंगल क्या होते हैं? थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। तो अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो ये मैंने बताया था ना, रोम्बस बनेगा, ये सम चतुर्भुज बनेगा, और डायगोनल जो होता है वो ठीक बीचों बीच से पास होगा। तो इसको अच्छे से शुरुआत से लिखो, फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, सब लोग फिर से देख लेना। आंसर इसका याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए इसका। कुशवाहा जी, कुशवाहा जी, असाइनमेंट दो भाई, बच्चों को मिल गया असाइनमेंट? असाइनमेंट दे दो बच्चों को।
बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि दे दीजिए, वेक्टर है, हमें नहीं चाहिए, है मेरे पास, या दे दो, टिक कराएंगे ना क्वेश्चंस, क्लास के बाद दे देंगे किसी। बेटा दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, सेम मैग्नीट्यूड के, बीच का एंगल थीटा है, उनका रिजल्टेंट हमें बताना है। तो रिजल्टेंट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए और बी दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने a स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा लिखा। ये दोनों 2a स्क्वायर हो गया, ये 2a स्क्वायर कॉस थीटा। a स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ गया बेटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो जब 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, 4 रूट के बाहर आया तो 2 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर आया तो ये हमें याद कर लेना। प्रूविंग नहीं भी है तो चलेगा, रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। तो अगर सेम मैग्नीट्यूड बेटा है दो वेक्टर का और उनका मैग्नीट्यूड अगर कैपिटल A है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो 2a cos थीटा बाई 2 होता है। डायरेक्शन ध्यान रखेंगे, जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर्स के बीचों बीच होती है, मतलब ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा और ये एंगल भी थीटा बाई 2 होगा। नोटेड एवरीवन? अब हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, लिख लो जल्दी से। नोटेड? लिख लिया? चलो एक दो क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, मैं फटाफट क्वेश्चन दूंगा, आप बताइएगा, है ना। फाइंड आउट रिजल्टेंट। अच्छा मुझे बताओ ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड, कब नहीं लगाएंगे? जब सेम नहीं होंगे तब क्या लगाएंगे? तब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो बताओ जरा, एक मैग्नीट्यूड 10 है, ये 10 है, ये 60 है। 10 नहीं लिखूंगा मैं, जाओ। ये f है, ये f है, ये 60 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो हम ऐसे लिखेंगे, r इज इक्वल टू 2f कॉस थीटा बाई 2, 2a कॉस थीटा बाई 2 है ना, तो a मान लेते हैं, चलो 2a कॉस थीटा। a की वैल्यू कितनी लिखोगे बताओ? f, तो a की जगह क्या है? f है, थीटा की जगह क्या है? 60 बाई 2, बताओ क्या लिखोगे? 2f इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2, 2 से 2 खत्म, r इज इक्वल टू आएगा √3f। ये इतनी बार आता है कि लोगों को √3 याद हो जाता है, रटा हुआ है, इसीलिए लोग चिल्ला रहे हैं पीछे से। ऐसा नहीं कि इन्होंने फटाक से सॉल्व कर लिया, इन्हें याद है कि 60 डिग्री पे √3f आता है ना। अभी फिर चिल्लाएंगे, हमें पता है। और ऐसे याद भी होना चाहिए, बहुत बार आएगा एग्जाम में। अभी फिर चिल्लाएंगे, मैं बदल दूंगा डेटा। चलो इन दोनों का निकालो बेटा, ये लोग चिल्ला रहे हो इनको इग्नोर मारो, अपना काम करो।
बेटा इसका आंसर बताओ, बाकी लोग जो लोग नहीं बता रहे हैं, कितना आएगा? f√2 आएगा ना, सबका आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे बताओ? r इज इक्वल टू 2a cos θ/2, तो 90/2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हमें वही फॉर्मूला लगाना है? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो r क्या आ जाएगा? 2f cos 45। तो cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी? 2f इंटू √1/√2। √2। तो r इज इक्वल टू √2f। तो जब 90 डिग्री पे आइडेंटिकल वेक्टर होते हैं तो √2f होता है। इसका बताओ बेटा। अच्छा, क्या इसमें ये बता सकते हो कि जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 होगा, आधा होगा ना। यहाँ ये वाला एंगल कितना होगा? तुरंत बताया करो। 30। वेरी गुड। यहाँ पे बताओ कितना आएगा रिजल्टेंट? 2f cos 120/2, 2a cos θ/2, तो 2f cos 60, 2f cos 60 है 1/2, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा? f होगी। डन बेटा। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बच्चों फिजिक्स में बार बार इस्तेमाल होंगे, ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रो में, न्यूटन्स लॉ में, है ना, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होंगे। तो जितनी जल्दी इनका रिजल्ट आप यूज़ कर पाओगे उतना समय हमारा बचने वाला है ना। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आई होप लिख लिया है सबने। एक क्वेश्चन बेटा मैं लिख रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे जाते जाते एक बात बताई थी, which of the following vectors is coplanar with A and B। कौन सा वेक्टर ए और बी के साथ कोप्लेनर होगा? ऑप्शंस आर a + b, 2a + 7b, ऑप्शन थर्ड 3a - 5b, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कल हमने समझाई थी ना ये वाली बात बेटा। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और ये मान लो बी है बेटा, ए और बी, ये एंगल कुछ भी होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है ना, 2 वेक्टर देखिए हमेशा सेम प्लेन में होते हैं, और जो रिजल्टेंट है वो बीच में से जाता है, a + b बीच में से जाता है, तो a + b उसी प्लेन में होगा हमेशा जिस प्लेन में a और b होंगे। a और b हमेशा ध्यान रखना, a + b उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में a और b होंगे, उसी प्लेन में a + b होगा।
बेटा अगर 2a + 7b बनाना है, मान लो बेटा हमारे पास a ऐसा है, बेटा समझना a ऐसा है, b ऐसा है, b ऐसा है, और हमें 2a + 7b बनाना है। तो बताओ 2a कैसे बनाओगे, बताओ। इसको डबल कर दोगे, 2a के लिए इसको डबल करोगे। 7b कैसे बनाओगे, 7 टाइम्स बड़ा करोगे, 7 टाइम्स। अच्छा जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे प्लेन तो वही आएगा भाई, जो a और b का प्लेन होगा 2a से सब लेंथ ही तो डबल होगी, प्लेन थोड़े ना चेंज हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, a और b का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर का मतलब कि आपको कोई भी समथिंग मल्टीप्लाइड बाय a एंड सम प्लस माइनस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय b। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि तो मान लो m मल्टीप्लाइड बाय a प्लस माइनस n मल्टीप्लाइड बाय b। m n कुछ भी हो सकता है, 1 1 हो सकते हैं, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकते हैं। मतलब a और b से जितने भी वेक्टर बनेंगे प्लस माइनस करके, चाहे वो a - 7b हो, चाहे a/2 प्लस b/3 हो, चाहे 1000a 100a माइनस 1000b हो, ये सारे के सारे वेक्टर जो होंगे बेटा ये कोप्लेनर होते हैं a और b के साथ। ये सारे के सारे वेक्टर a और b के साथ कैसे होते हैं, कोप्लेनर। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इस पे थ्योरेटिकल सवाल भी बन सकता है, और इस जिस तरह से मैंने बना के अभी दिया है आपको ऐसे भी बन सकता है। लिख लो फटाक से। और ऐसे भी सोचो, किसी भी पैरेललोग्राम का कोई प्लेन होता है, एक प्लेन में होता है ये पैरेललोग्राम, और जब इस प्लेन में पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल हमेशा उसी प्लेन में तो आएगा। सोचो चार लकड़ी की रॉड लो और पैरेललोग्राम बना दो, जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं, जिस प्लेन में ये होंगे डायगोनल भी उसी प्लेन में तो आएगा हमेशा। ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे जाएगा तो डायगोनल कहाँ बन पाएगा? तो डायगोनल हमेशा ऐसे बीच में से पास होगा, सेम प्लेन में रहेगा, है ना। तो कोई भी हो, a + 2b, a - b, b - a, 7a + 8b, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर विद a एंड b। यानी a वेक्टर, b वेक्टर और इनमें से कोई भी वेक्टर, तीनों कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। अच्छा, 2 वेक्टरों में कोप्लेनरिटी नहीं होती, 2 वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होंगे। मैंने बताया था 2 वेक्टर तो आप कैसे भी चले जाओ, ऐसे कर दो तो ये वाला प्लेन है, ऐसे कर दो तो ये वाला प्लेन है, ऐसे कर दो तो ये वाला प्लेन है। 2 वेक्टर तो हमेशा किसी न किसी प्लेन में लाई करते हैं। इसलिए जब कोप्लेनरिटी की बात होती है तो कम से कम कितने वेक्टर लिए जाते हैं, 3 वेक्टर लिए जाते हैं, 3 वेक्टर्स लिए जाते हैं। नोटेड एवरीवन? चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात करें। अच्छा, पिछली क्लास में हमने मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट की भी बात की थी, याद है किसी को? मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या था, a + b, किस एंगल पे, 0 डिग्री पे। मिनिमम क्या था, किस एंगल पे, 180 डिग्री पे। पक्का? ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हमें घटाना है बच्चों, तो हमें इस बार r1 मान लेते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, a - b पता करना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि हम लोगों ने जो पढ़ा था कि मान लो हमारे पास एक वेक्टर a है और एक वेक्टर बेटा b था,
बीच का एंगल थीटा था, ये पैरेललोग्राम था, ये रिजल्टेंट था जिसे हम a प्लस बी कहते थे, और हमने पढ़ा था a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड था, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड हमने पढ़ा था, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या पढ़ा था? बताना पड़ेगा, बोलिए बोलिए, बताइए बताइए, क्या था क्या था? a क्यूब स्क्वायर था, बोलो बोलो बोलो, a स्क्वायर प्लस चल कुछ तो याद है। तो अब मुझे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताना है, a माइनस बी का। तो क्या हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी बच्चों? ट्रायंगल लॉ में हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा ये की थी कि सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का क्या होता है? एडिशन होता है। बस सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन मान लो हमें करना है, हमें मान लो बच्चों a माइनस बी करना है, तो हम a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को क्या कर रहे होते हैं? ऐड कर रहे होते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो हम a में से b को घटा रहे हैं, या तो ऐसे बोले, या a में से माइनस बी को ऐड कर रहे हैं, ऐसे बोले। तो अच्छा बताओ, अगर मेरा b वेक्टर ऐसा है तो मेरा माइनस बी वेक्टर क्या ऐसा होगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही होगा। क्या चेंज होगा? डायरेक्शन। क्या इसका मैग्नीट्यूड अगर b है तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्या? माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है ना। हाँ, कोई नंबर होता 2 3 4 5 तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता था। अच्छी बात है। तो a माइनस बी में यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस बी का मतलब, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे इस वेक्टर में b नहीं जोड़ना है, मुझे इस वेक्टर में माइनस नहीं, मुझे इस वेक्टर में माइनस बी इसको जोड़ना है, इसको, तो पैरेललोग्राम लॉ में तो हम टेल से टेल जोड़ते हैं, तो हम b की जगह a में से माइनस बी यानी नीचे की तरफ जोड़ेंगे, इसको ठीक पलट के जोड़ेंगे। तो क्या मेरे बच्चों ये जो वेक्टर होगा ये माइनस बी हो जाएगा क्या? बताओ यार, b को बस पलट लिया बेटा, थोड़ा बड़ा बन गया क्या? थोड़ा छोटा, ये हमारा माइनस बी हो जाएगा। अब मुझे बताओ, a वेक्टर ये है, माइनस बी है, इनको जोड़ना है, हमें ऐड करना है इनको। तो आइए ऐड कर लेते हैं। इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? इसको हम ऐड कर लेते हैं तो पैरेललोग्राम बना लेंगे, इसका भी पैरेललोग्राम, ऐसे पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये a वेक्टर है, ये b। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एंगल थीटा है तो a और माइनस बी जिन्हें ऐड करना है उनके बीच का एंगल क्या होगा? हम पढ़ चुके। तो एंगल जो होगा a और माइनस बी के बीच का, दिस इज 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा। अच्छी बात है। तो a और माइनस बी का जो पैरेललोग्राम है वो नीचे वाला है, तो ये जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, क्या ये a और माइनस बी का रिजल्टेंट होगा क्या? क्या यही तो R1 होगा यार? बताओ, यही तो R1 होगा जिसकी वैल्यू होगी a वेक्टर माइनस a वेक्टर। यही, ये जो डायगोनल होगा ये हमारा होगा। अच्छा, ये हम मानते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी, तो अब आप ऐसे भी तो कह रहे हो कि आप इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर रहे हो, यही तो कहोगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया? a। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया? b। मैग्नीट्यूड तो b है, लेकिन एंगल कितना है इनके बीच का? थीटा की 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं कहूँ भैया, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड यार बता दो क्या है, R1 बता दो क्या है, तो तुम कहोगे यू एडिशन कर रहे हो आप, एडिशन कर रहे हो आप। तो आप ध्यान समझना, जिन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं, जिन दो, उनके बीच का एंगल है 180 माइनस, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एडिशन वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे बेटा, एडिशन वाला लगाएंगे हम। लेकिन हम थीटा की जगह क्या रखेंगे? तो अपने आप सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 180 माइनस थीटा, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया बच्चा? सब्ट्रैक्शन हो गया। तो अगर हम बच्चों ध्यान से देखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भैया?
cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, cos cos रहेगा और नेगेटिव आएगा माइनस cos थीटा, तो आंसर बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि a प्लस बी का जो मॉड है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा। अच्छा मुझे बताओ, जो रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, a प्लस बी, वो a के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम अल्फा कहते थे। तो tan अल्फा क्या आता था? b साइन थीटा अपॉन a प्लस, लेकिन इसी तरह से जो a माइनस बी है वो यहां से जो एंगल बनाएगा, यहां से जो एंगल बनाएगा, इसे अगर मैं फाई कह दूं, फाई, तो tan फाई बताओ क्या होगा? tan फाई बताओ क्या होगा? b साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे बेटा? ये ना, यहां थीटा है ना, a और माइनस बी का रिजल्टेंट है ना, a के साथ कितना एंगल बना रहा, पर a और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा। तो थीटा की जगह क्या आएगा यहां पे? तो क्या आंसर आएगा? b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस। सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहां पर बात समझो, a और b दो वेक्टर थे जिनके बीच का एंगल थीटा था, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो a के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम लिख रहे थे b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अभी समझो, a और माइनस b दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट है, पर a और माइनस b के बीच का एंगल कितना है भैया? 180, यानी थीटा की जगह क्या है? 180 माइनस, और उनका जो रिजल्टेंट है वो a से कितना एंगल बना रहा, वही तो फाई है हमारा। सेम ही तो फॉर्मूला लगाएंगे, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा ये साइन 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 में जोड़ो घटाओ, साइन में कोई चेंज, तो 20 साइन, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव, लेकिन कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा, यानी a माइनस बी। तो आप समझो कि अगर आपको रिजल्टेंट है, जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, वो a वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो सेम फॉर्मूला है। बस देखो यहां देखो, जहां cos थीटा है, जहां cos थीटा क्या है बेटा, वहां क्या आ गया है? माइनस cos थीटा। अभी देखो ना, जहां cos थीटा है वहां क्या आ गया है, तो यहां पर भी जहां cos थीटा है वहां क्या आ गया है? साइन थीटा साइन ही है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। इस पे सवाल उतने नहीं आते, ये भूल सकते हो, भूलना चाहो तो ये मत भूलना, ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि जहाँ सब्ट्रैक्शन आएगा हम उसी से काम चला लेंगे। लिख लो फटाक से। तो सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार से एडिशन है दो वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन है बच्चों। दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, एडिशन वाला भी सब्ट्रैक्शन वाला भी। तो एडिशन है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा,
सब्ट्रैक्शन है √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो एडिशन में प्लस है, सब्ट्रैक्शन में माइनस है। अच्छा, यहाँ एक सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक समझो क्या है। कुछ बच्चे ये समझदारी दिखाते हैं कि थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा हो जाता है। अब होता क्या है, आप अगर ध्यान से देखो तो हमने जो 180 माइनस थीटा किया है उसी के कारण तो माइनस आया है। अब गलती क्या है, अगर तुमने माइनस लगा रखा है यहाँ फॉर्मूले में, तो तुम्हें फिर ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा है वही रखना है, ना कि 180 माइनस थीटा रखना। बच्चे क्या करते हैं, माइनस भी लगा देते हैं और फिर उन्हें याद आता है अच्छा सब्ट्रैक्शन में तो एंगल चेंज हो जाता है, तो फिर वो 180 माइनस थीटा भी रख देते हैं। अरे भाई, ये अगर तुम्हें 180 माइनस थीटा ही रखना है तो फिर माइनस क्यों लगा रहे हो? फिर ये समझो ना, फिर तो प्लस साइन आएगा। वो माइनस आया ही इसलिए था कि 180 माइनस थीटा था वहां पर, और अगर माइनस लगा ही दिया है तो फिर ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही आएगा वहां पर, 180 माइनस थीटा नहीं आएगा। ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोनों काम कर देते हैं लोग, ज्यादा ज्ञान दिखा दिया, बोले घटा रहे हैं तो माइनस, और चूंकि डायरेक्शन पलट चुकी है तो थीटा 180 माइनस थीटा, यानी माइनस भी लगा देते हैं और यहाँ 180 माइनस थीटा लिख देते हैं, तब तो गलती हो जाएगा ना बेटा। तो इस बात को ध्यान से समझना है कि क्या है क्या नहीं है, और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। नोटेड? जल्दी लिखो। बेटा पैसेंजर गाड़ी पर बैठे हो क्या? कम से कम एक्सप्रेस तो पकड़ो बेटा, जल्दी लिखो। मानते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन की टिकट सब जा रहे हैं ना, हॉस्टल बंद होने वाला होगा, खाली करा रहे हैं। बाकी लोग चले गए इसलिए वो कह रहे हैं छुट्टी जाओ। गुड गुड, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी बात, बट ठीक है समझ गया मैं, जाओ आओ। एक क्वेश्चन बेटा समझते, बहुत ध्यान समझना है। लिखो जरा एक क्वेश्चन। ए बॉडी इज मूविंग एट ए वेलोसिटी (4 मीटर पर सेकेंड along या towards east. It takes a 60-degree turn towards north and increase his speed to 8 meter per second. Find out magnitude of change in velocity. डायग्राम जरूर बनाएं, समझे। पहला सवाल है तो हम लोग करेंगे कि क्या आंसर आए। कह रहे हैं एक गाड़ी वाला बच्चों ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी पहले इतनी थी, इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में थी और इसका वैल्यू था 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी थी। बाद में इसने डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री चेंज कर दी।
बेटा आपको पता हो कि ईस्ट ऐसा होता है, दिस इज ईस्ट योर, एंड दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ। ईस्ट से 60 डिग्री चेंज कर दी, यानी फाइनल वेलोसिटी ऐसी। तो अगर मैं टेल से टेल ज्वाइन करके देख लूँ सिर्फ एंगल चेक करने के लिए, तो पहले इस दिशा में जा रहा था, बाद में इस डायरेक्शन में जा रहा है, बाद में इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, और वेलोसिटी भी डबल कर दी, 8 कर दी, और ये एंगल 60 डिग्री है। पहले ऐसे जा रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, अब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। आप समझ रहे हैं ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री। देखिए ना, इट टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ मुड़ा, टूवर्ड्स नॉर्थ एंड इंक्रीज, इट टेक्स अ टर्न 60 डिग्री मुड़ा है, और उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके कितनी कर दी, 8 मीटर पर सेकेंड उसने स्पीड कर दी। तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है, और हमसे कहा गया है चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का क्या बताना है, डिफरेंस बताना। हाँ, अगर चेंज इन स्पीड पूछे, स्पीड में कितना चेंज हुआ है, तो डायरेक्ट घटाएंगे, 8 माइनस, स्पीड स्केलर होता है, आंसर 4 है। पर अगर वेलोसिटी में चेंज पूछ रहा है तो डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, आंसर आएगा ए। क्या है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला बताओ, √a² + b² माइनस 2ab, v1² + v2² माइनस 2v1 v2 cos थीटा। ये हम फॉर्मूला। तो अगर हम वैल्यू पुट करें बेटा, अगर हम वैल्यू पुट करें तो v2 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, प्लस v1 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, माइनस 2, 8 × 4 × cos 60 कितना है बेटा, 1/2। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। आइए सॉल्व कर लेते हैं बेटा, इसको कैसे सॉल्व होगा। ये आ रहा है √ के अंदर 64 + 16, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -32। तो 64 में से ये घटा देंगे 32, √ आएगा 48, और 48 को लिख सकते हैं 16 × 3 = 48, 16 का √ 4 आएगा, और ये √3 आएगा। तो बेटा यहाँ पर आएगा चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v कह सकते हो। इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है ये 4√3 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो आपको ये बात समझनी है, ये कॉन्सेप्ट आगे 2D मोशन में भी यूज होगा, जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, औसत त्वरण। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यही जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसे हम टाइम से बस डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, वेलोसिटी में चेंज का क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, और बस कुछ नहीं है, आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन के हिसाब से करना है, सीधे सीधे बस मत घटा देना, वही एक डर है, बाकी कोई दूसरा डर नहीं। डन। चलिए अब आप एक सिमिलर क्वेश्चन करिए, फटाक से मुझे बताइएगा।
एक बेटा गाड़ी वाला 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, उसने 90 डिग्री का टर्न लिया और उसने 6 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यू रखा। फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी and its direction। चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बतानी। आप अपना आंसर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में लिख सकते हो। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच नॉर्थ ईस्ट होता है, बता चुका हूँ ना। नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो मैं इसके ऑप्शंस बनाता हूँ। ऑप्शंस आर 6√2 in north-east direction, 6√2 in north-west direction, 6√2 in south-east direction, 6√2 in southwest direction। Which option is correct? Second option is correct। डायरेक्शन तो आप सिंपल पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लोगे। देखो अगर डायरेक्शन निकालना हो, देखो हमें समझना है कि v2 माइनस v1 निकालना है। ये है चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो पहले v2 बनाएंगे। v2 देखिए ऐसा है, v2 है नॉर्थ की तरफ, उसमें से v1 को घटाना है। पैरेललोग्राम लॉ में जाइए बेटा, अगर v1 जोड़ना होता तो v1 ऐसे जाता, तो v1 प्लस v2 इधर आता, पर हमें v1 जोड़ना नहीं है, v1 घटाना है। तो v2 में माइनस v1 जोड़ना होगा ना, v2 में माइनस v1। हेलो हेलो हेलो, हेलो, बुलाना पड़ेगा, जाओ। हो गया आ गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि v2 में v1 घटा रहे हो। तो देखो हमने क्या सीखा है कि हमें अगर पैरेललोग्राम से घटाना है तो टेल से टेल ज्वाइन करके लिखेंगे। अगर v1 जोड़ते तो ऐसे आता, ये रिजल्टेंट आता। पर हमें v1 नहीं जोड़ना है ना यार, हमें जोड़ना है माइनस v1। तो v1 को पलट के जोड़ेंगे ना, तो v2 ये है, माइनस v1 ये है। इनको अगर देखेंगे तो इनका रिजल्टेंट यही तो आएगा, ये होगा v2 माइनस v। और चूंकि ये मैग्नीट्यूड सेम है तो बीचों बीच आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। तो ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो सॉल्व तो करना ही नहीं है, मूर्खता है सॉल्व करना जब सारे आंसर सेम है। तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, बट मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? सॉल्व करने के लिए डायग्राम। अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर पूछ रहा है तो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम तभी बनाएंगे जब हमें डायरेक्शन भी पूछ रहा है। चूँकि इसमें डायरेक्शन भी पूछता है, नीट में सवाल आ चुका। तो क्या लगाएंगे? √v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90। यहाँ एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। 90 डिग्री का टर्न है ना, यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? अगर आप v1 v2 में देखें
तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्योंकि पहले ऐसे जा रहा था, बाद में ऐसे चला गया, एंगल 90 डिग्री है। चलो रखो, 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अंडर रूट के अंदर ये 6 का स्क्वायर, 6 पूरे में से कॉमन आ जाएगा, 6 का स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ गया, 1 बचा यहाँ पे, 1 बचा यहाँ पे, 6 रूट। तो आंसर है 6√2 इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। 6√2 होगा और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी इसकी। बिल्कुल लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। लेकिन वो अभी मैं लगा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है तो 2a cos θ/2 सेम मैग्नीट्यूड। अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन भी एडिशन होता है। तो अगर तुम वो वाला लगाना चाह रहे हो तो तुम्हें एंगल पहले निकालना पड़ेगा घटाने के बाद। तो 60 डिग्री के केस में कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि फिर 120 लेकर के उसका आधा करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन के लिए हम एक और फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, 2a sin θ/2 आएगा, उसको याद करेंगे तब लगाएंगे। अभी हम आपको जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर स्पीड डिफरेंट भी होगा तो भी आप इसी तरह से करो। बाकी इसके लिए भी एक स्पेशल केस देखेंगे। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी को डायरेक्शन समझने में डाउट हो? बेटा चेंज इन वेलोसिटी बताना है ना, तो अच्छा मुझे बताओ, अगर आप एक ए वेक्टर ऐसा है, बी ऐसा है, आपको a प्लस बी बताना है, तो a ऐसे बनाओगे, b ऐसे बनाओगे, ऐसे तो a प्लस बी बताओगे। और a माइनस बी बनाना है अगर, तो आप क्या करोगे, आप a ऐसे बनाओगे, b उधर जाएगा पर माइनस बी इधर बनाओगे, और फिर आप a माइनस बी, यही तो आएगी a माइनस बी की डायरेक्शन। तो बस सिंपल बात है, v2 बनाया, उसमें v1 पलट के जोड़ दिया, तो v1 उधर था, माइनस v1 इधर आ गया। अब v2 और माइनस v1 का ये जो रिजल्टेंट होगा, ये v2 माइनस v1 ही तो होगा। चूंकि ये बराबर बराबर है तो बीच में से पास हो जाएगा। तो 90 का आधा 45, और 45 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट। ये कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। ये कौन सी है, साउथ ईस्ट। पता है ना, बताए थे मैंने लास्ट टर्न पे, शायद एक दो बीच में बताइए। अब हम लोग वो केस भी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, काफ़ी काम आएगा और बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के जो बेस्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो वेलोसिटी के केस में ही बनते हैं। आपको जहाँ मोशन इन्वॉल्व होगा और वेलोसिटी में चेंज निकालना होगा, सर्कुलर मोशन में, अभी सर्कुलर मोशन में भी कराएंगे सवाल, तो उसी में ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो आप पढ़ रहे हो वेक्टर का। भाई वेक्टर में सीधे सीधे कुछ आधे सवाल सीधे सीधे आते हैं, आधे सवाल जहाँ जहाँ फिजिक्स में वेक्टर यूज़ हो रहा होता है वही क्वेश्चन तो आप करोगे यहाँ पे, है ना। आओ देखो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है चेंज इन ए वेक्टर, चेंज इन ए वेक्टर व्हेन it is rotated by theta। एक बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चों, किसी वेक्टर में कितना चेंज होगा अगर मैं उस वेक्टर को थीटा से रोटेट कर दूं। अब इस बात को पहले आप मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। वेक्टर में उसकी पहचान के लिए कितनी चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा, किसी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं, तो वेक्टर नया हो गया कि वही पुराना वाला वेक्टर है, बदल गया कि वही है, बस इतना बता दो। वही रहेगा कि बदल गया, बोलो। ऑफ कोर्स बदल गया, कुछ भी बदल दोगे तो बदल ही जाएगा ना। अच्छा, तो फिर तुम्हारा कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। बेटा, वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर कुछ भी आपने चेंज किया है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूँगा तो क्या वेक्टर बदल जाएगा? मैं डायरेक्शन चेंज करूँगा तो क्या वेक्टर बदल जाएगा? वेरी गुड।
तो अच्छा मुझे बताओ, अगर एक वेक्टर ऐसा था, मैंने इसे थीटा घुमा के ऐसा कर दिया, तो क्या ये अब वही वेक्टर है जो पहले था कि नया वेक्टर है? नया वेक्टर है, यानी ये वेक्टर और ये वेक्टर आइडेंटिकल। अब हम यही जानना चाह रहे हैं कि इस वेक्टर और इस वेक्टर का डिफरेंस कितना है। अच्छा, इसमें बस अंतर इतना है कि जब हम इसको घुमाएंगे तो क्या चेंज नहीं होगा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। यानी बेसिकली अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हमारे पास एक वेक्टर था जिसका जो ए इनिशियल बोलेंगे हम इसे, जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल ए था, इसे हमने थीटा घुमा दिया तो ये ए फाइनल हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? थीटा। और हमें चेंज निकालना है। चेंज का मतलब समझते हो? चेंज का मतलब निकालना है हमें, चेंज का मतलब निकालना है डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है भैया? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो चेंज ऑफ वेक्टर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये तो वही हो गया कि दो वेक्टर हमें दिए, उनके बीच का एंगल दिया है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बहुत सिंपल बात है, बड़े आराम से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भैया बताओ, कैसे करेंगे? तो हमने जो सब्ट्रैक्शन पढ़ा है यार, उसका फॉर्मूला दोबारा से लगाएंगे। सर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या यही पढ़ा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बताओ पढ़ा है कि नहीं? क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। पूरे में से ए स्क्वायर कॉमन है क्या? बोलो भाई। तो ए स्क्वायर का बाहर क्या आएगा? ए 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। भाई 2 पूरे में से 2 भी तो कॉमन है, यहाँ से ए स्क्वायर निकालोगे तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 भी तो कॉमन है। बोलो। चलिए अब हम फिर वही काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे। इसे क्या करेंगे? ए ब्रैकेट में 2 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइए मैं वापस जाता हूँ जहाँ मैंने आपको कॉस और थीटा बताया था कुछ। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा था, यहाँ क्योंकि हम सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, वहाँ हम घटा रहे हैं। हालांकि कर तो मैं इसी फॉर्मूले से सकता था, बस यहाँ थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखना होगा, लेकिन मैं पूरा बेसिक से करके दिखा रहा हूँ। अगर तुम मुझे बताओ, अगर मैं इसे घटाने की बात कर रहा हूँ, इस वेक्टर में इसको घटाना है तो मैं ऐसे पलट के ही तो घटाऊंगा, तो जो एंगल हो जाएगा उनके बीच का वो कितना हो जाएगा? तो इस फॉर्मूले में बस 180 माइनस थीटा रखना होगा तो अपने आप आएगा। खैर छोड़िए, कॉस थीटा के मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक ये 3 फॉर्मूले हैं। लेकिन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा था, वहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। तो मेरे को 1 से 1 अगर कैंसिल करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ बेटा 1 है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2 4, 4 का 2 बाहर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाहर। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेक्टर है, जो डिफरेंस ऑफ वेक्टर है, वो है हमारा 2a साइन थीटा बाई 2। तो कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन ये, पहले भी आप समझो, लिख लेना बाद में, कि अगर हमारे पास सर 2 वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर,
एक मान लो ए वेक्टर है और एक मान लो बी वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, ए इनिशियल ए फाइनल व्हाटएवर, जो नाम चाहो वो रख सकते हो। तो हमने ये पढ़ा सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर थीटा एंगल पे दो वेक्टर हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है सर, तो आप a प्लस बी सर लिखोगे। आपका a प्लस बी का एडिशन जब करते हो तो आपका आता है 2a cos थीटा बाई 2, और जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, किसी को भी किसी में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b माइनस ए कर लो चाहे a माइनस बी कर लो, ये आता है 2a। ये सर दोनों फॉर्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। लेकिन ये दोनों तभी, एक एडिशन का है एक सब्ट्रैक्शन का है, ये तभी लगेंगे जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तभी एप्लीकेबल होंगे, तभी एप्लीकेबल होंगे। जब मॉड ए बराबर होगा मॉड बी के, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के केस में ये नहीं लगेंगे। कॉपी कर लो आप इसको। रिजल्ट याद रखना है, दोनों का रिजल्ट याद रखना है। तो रोटेशन ऑफ वेक्टर में भी काम आ जाएगा। रोटेशन क्यों का भी मैं आपको समझाऊंगा। वेक्टर की डायरेक्शन रोटेट हो रही, चेंज हो रही है, तो भी ये नया था, ये बाद में हो गया, ये पहले था, ये बाद में हो गया, तो इनका जो अंतर होगा ये भी कह सकते हो। ऐसे भी कह सकते हो सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं, उनको घटा रहे हो, ऐसे भी कह सकते हो। नोटेड। कोई लिख रहा है? अगर एक साथ इकट्ठे लिखने हो तो लिख सकते हो, अगर लगे कि नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं। मतलब ये पूरा कंक्लूजन है, मतलब ये पूरा कंक्लूजन है ये ना।
अभी मैं इस पर बैक टू बैक आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखूंगा, आप फटाफट आंसर बताइएगा ना। बहुत सारे बैक टू बैक क्वेश्चन लिखूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 Newton is changed by 60 degree. Find out magnitude of change in force. Option is 0, 10, 100 √3, 50, या 100 न्यूटन। पहला सवाल, सवाल लिखो फिर सोचो। लिखो। कह रहा है एक फोर्स की डायरेक्शन में 60 डिग्री का चेंज किया होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन में 60 डिग्री का चेंज करना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? कैसे करूँगा? ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा या ऐसे करूँगा? मतलब मैं इसे 60 डिग्री रोटेट ही तो कर दूँगा। यानी जो पहले फोर्स था और जो बाद में फोर्स होगा उसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जो पहले फोर्स था और जो बाद में फोर्स होगा उनके बीच का एंगल ही तो है। कह रहा पहले फोर्स ऐसे था, बाद में फोर्स ऐसे हो गया, 60 डिग्री का चेंज हो गया, तो इसका डिफरेंस ही तो बताना है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन। चलो अब आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आज सबके अलग अलग रीज़न है। चलिए तो कितना आंसर आएगा जल्दी बताओ? 100 आएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ये वाला कि ये वाला? अच्छा, चेंज का मतलब एडिशन की सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन है ना बेटा, तो जो चेंज होगा ना फोर्स में, जो चेंज होगा ना बेटा, वो होगा 2a sin θ/2। आइए वैल्यू लगा देते हैं बेटा। आइए तो यहाँ पर बेटा ये आएगा चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू 2 × 100 × sin θ/2, sin 30, तो 2 × 100 × 1/2, 2 × 2, दैट इज 100 न्यूटन। तो आपको अगर वो चीज़ बहुत कायदे से पता है तो आप सेकेंडों में उस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बताओ भाई, कोई डाउट? गॉट इट? चलिए एक सवाल और करते हैं, जल्दी से लिख लो फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में चलें। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना बेटा। हाँ, तो साइन 15 आ जाएगा। साइन 15 की वैल्यू तुम्हें या तो एग्ज़ाम में देगा या तो सवाल ही नहीं पूछेगा। नीट की परीक्षा में कहो तो निकाल के दिखाएं। हमको छेड़ोगे तो हम पढ़ाने लगेंगे, हमसे
हमारी रेंज बड़ी है, तुम लोग जानते हो ये बात। हाँ, कितनी अच्छी बात की इस बच्ची ने। देखिए इसने कहा साइन ए माइनस बी, साइन 15 कैसे लिखेंगे, आइए कुछ तूफानी करते हैं। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। अब बात उठी है तो बात पूरी हो गई है। देखा किशन ने बात ही खत्म कर दी, बोला अरे सर क्या ये बच्चों जैसा, हमसे बात में लो। क्या बोला किशन? √3 - 1/2√2। देख रहे हो, एक से धुरंधर बैठे, याद ही है, झंझट खत्म। आइए करते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। मुझे नहीं याद है क्योंकि मैं रटने वाला व्यक्ति नहीं रहा। हमारे एग्जाम में रटने की आवश्यकता नहीं थी, बहुत समय मिलता है एक सवाल को करने। 17 सवाल आते हैं 1 घंटे में, तो 3, 4, 5 मिनट का टाइम मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें 45 सवाल करने 1 घंटे में, वो भी तुम पूरा सवाल पूरा टाइम किस में दे देते हो, बायो और केमिस्ट्री में, फिर कहते हो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचा है ना। तो साइन ए माइनस बी देखें तो क्या लिखेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही तो लगाएंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था, जो लोग मेरे चेहरे की तरफ देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ना देखें कि इस उम्मीद से कि मैं दोबारा बताऊंगा, तुम लोग मुझे बीमार कर दोगे। मैं कितनी बार बताऊंगा, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ठीक है। ठीक बेटा, साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, ये 1/2। नीचे लघुत्तम समापवर्तक आ गया 2√2 एलसीएम, ऊपर बचेगा √3, नीचे बचेगा -1। तो साइन 15 की वैल्यू हम इस प्रकार है। 75 कैसे निकालेंगे बताओ? 75 कैसे निकालेंगे? 75 को कर देंगे 45 + 30, ऐसे निकालते हैं सब, कठिन कुछ नहीं है। 6 महीने पढ़ा देंगे तो गणित तुम लोग तुरंत जेई के लिए अपियर हो जाओगे, बोलेगा अरे बस ठीक है चलो। नीट में ज़्यादा कंपटीशन है, 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, जेई में सिर्फ 12 लाख बच्चे, 13 लाख, और एडवांस में तो 1.5 लाख ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों, मैथ पढ़ने का मन है? चलो तो अच्छा बताओ साइन 22.5 का मान कैसे निकालो? किशन बता दे। अब नहीं बताएंगे ये। 22.5 है कोई? 22.5 है कोई धुरंधर? इसको हाफ एंगल से करते हैं, जानना चाहोगे? इररेलेवेंट है, छोड़ देते हैं ना, बता, लिखा है तो बता ही देते हैं। हाँ, जिसको जानना हो बाद में मिलना है, ये नीट में यूज नहीं होगा, तुम्हारा समय इंपॉर्टेंट है, लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। हमने क्या, हमको छेड़ोगे तो हम कहाँ निकल जाएंगे तुम्हें अंदाजा नहीं है अभी, है ना। आओ, तो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या थे भुला दिया भाई तुम लोगों ने, कहाँ थे? क्वेश्चन कर रहे थे, ओके। एक बहुत ही सुंदर सवाल बेटा, बहुत ही सुंदर सवाल। एक पार्टिकल है, इस सर्कल में मोशन कर रहा है। वैसे तो हम आगे बच्चों पढ़ेंगे और हम ये बात समझाएंगे आपको 2D मोशन में कि जो वेलोसिटी होती है बेटा, अभी बस इतना सुन लो मेरे हाथ से, मेरे मुंह से, कि जो वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा जिस रास्ते पर पार्टिकल चलता है उसके टेंजेंशियल होती है। क्या होती है बेटा? बाकी कैसे होती है, क्यों होती है, इस बात का जवाब मिलेगा आपको, है ना। बस आपको शब्द करना है, टेंजेंशियल होती है ना बेटा। अच्छा, मेरा सवाल ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ये समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कॉन्सेप्ट वेक्टर का है, सवाल काइनेमैटिक्स का है, चैप्टर सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, सवाल कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा? यूनिफॉर्म। मतलब बेटा इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है बेटा। स्पीड जो है ना, स्पीड जो बेटा v है ना,
ये कांस्टेंट है बेटा सांबा, स्पीड कांस्टेंट है। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है और ये थीटा एंगल रोटेट कर जाता है, पर स्पीड वही है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हमसे कहा जाता है कि फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? ऑप्शंस आर 0, 2v cos थीटा बाई 2, 2v sin थीटा बाई 2। नन ऑफ दिस भी एक है। सॉल्व करें। यानी हमको बेटा बताना क्या है? हमको बी पे वेलोसिटी और ए पे वेलोसिटी का चेंज ही तो बताना है, डिफरेंस ही तो बताना है। और देखो ये भी समझो, जिन दो वेक्टरों को घटाना है क्या उनके मैग्नीट्यूड सेम है? बस हमें उनके बीच का एंगल पता करना है। अगर उनके बीच का एंगल फाई है, फाई, तो सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा 2v cos फाई बाई 2 और सब्ट्रैक्शन होगा 2a फाई। जानबूझ के बोल रहा हूं, क्या पता थीटा होना हो। देखो हमने ये नहीं कहा कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, हमने तो ये बताया कि पार्टिकल थीटा रोटेट कर गया है। तुम्हें ये पता करना है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है। जब तक इनके बीच का एंगल नहीं पता चलेगा तब तक तुम ये फॉर्मूला, जब ये एंगल नहीं पता चलेगा जब तक वेलोसिटी का, तब तक तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। इस बात को ध्यान रखो। अब मुझे इसका आंसर चाहिए, तो क्या तुम मुझे इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल बता सकते हो? आइए जरा याद करिए, जब मैंने आपको एंगल पढ़ाया था तो मैंने कहा था यार कि एंगल देखने के लिए क्या जुड़े होने चाहिए? टेल से टेल। वेक्टर टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए। अगर तुम एंगल देखना चाहते हो तो वेक्टर टेल से टेल जुड़े होने चाहिए। तो ऐसा करो, इस वेक्टर को उठा के यहां रख दो, हॉरिजॉन्टल है ये, हॉरिजॉन्टल। बस एंगल देखने के लिए भाई इस वेक्टर को हम यहां ले जाएं, यहां ले जाएं, बस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज ना करें, वेक्टर वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वेक्टर को आगे ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, दाएं ले जा सकते हो, बाएं ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। सुनो बेटा, सुनो सांबा, सुनो। तो मैंने इस वेक्टर को उठाकर यहाँ रख दिया, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये एंगल पता चल जाए एक बार तो खेल हो जाए अपना। ये एंगल पता चल गया तो बस 2a साइन ये एंगल बाई 2 कर दूंगा मैं, 2a साइन थीटा बाई 2 वाले फॉर्मूले से। अच्छा, कुछ लोग तो सोचते हैं फॉर्मूला होता है 2a साइन थीटा बाई 2, तो जब एक जगह थीटा दिया है तो क्या मैं नया थीटा निकालूं? अरे भाई, तुम्हारा थीटा है वेक्टरों के बीच का एंगल। हो सकता है थीटा यहाँ आ जाए, ये थीटा, ये भी हो सकता है कि 90 माइनस थीटा आ जाए, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लिखना पड़ जाए। तो जब तक निकालोगे नहीं तब तक कंफर्म नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इसकी लाइन को ऐसे डॉट डॉट डॉट, छोड़ो डॉट डॉट नहीं करेंगे यार, बहुत डॉट डॉट कर लेते हैं, चल। अच्छा, क्या तुम ये जानते हो कि ये एंगल 90 होता है? कैसे जानते हो बे? कक्षा 9 में तुमने पढ़ा होगा कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होते हैं, हाँ, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा क्या होता है? कक्षा 9 में तुमने पढ़ा होगा कि रेडियस और हमारे 9th के मैथमेटिक्स में प्रमेय, जो निर्मेय प्रमेय हुआ करती थी, उसमें सर्कल की पहली प्रमेय होती है कि प्रूव दैट कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, है ना बेटा। ये सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं वर्टिकल। बेटा एक आप पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, ध्यान सुनो, आखिरी बाद में ये बात याद कर लेना। ये वर्टिकल लाइन है, ये लाइन है हॉरिजॉन्टल। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं? बेटा जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं और बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक भैया, अगर ये थीटा है तो बोल सामा ये कितना? बोल जमोड़े ये कितना? 90 माइनस थीटा। क्या? क्यों? क्योंकि ये पूरा कितना है? 90
थीटा इधर तो इधर कितना है 90 माइनस थीटा। समझना समझना, बस एक झटके में आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक, यहां से ये कितना, अबे ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल, बोलो ये एंगल कितना है भैया? ये पूरा एंगल 90, उसमें से ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना? समझे कि नहीं? इस और समझो ये बात, हमेशा के लिए समझ जाओ, अब दोबारा नहीं बताएंगे। अगर तुम मेरे हाथ को रेडियस मान लो, रेडियस, पेन को मान लो वेलोसिटी, रेडियस और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है ना? तो ये हमारा जो पेन है ये हाथ से हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो जितना एंगल हाथ घूमेगा, ये रिजिड बॉडी का कंसेप्ट है, रिजिडली सोचो अटैच है पेन हमारा, जितना एंगल हमारा यह हाथ घूमेगा ना, उतना ही एंगल पेन घूमेगा। आज समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, मेरा हाथ यहाँ है, ऐसे हो गया, कितना घूमा? हाथ कितना घूमा? 90 डिग्री ना, यहाँ था, यहाँ आ गया, कितना घूमा? 90। अब पेन को देखो, पेन पहले ऐसे था, अब पेन ऐसे है, तो पहले ऐसे था, अभी ऐसे, कितना घूमा? और देखना हाथ कितना घूमा? पेन देखो, पेन पहले ऐसे था, अभी ऐसे है, कितना घुमा है पेन? 180। घुमा है कि नहीं घुमा है? तो जितना एंगल रेडियस रोटेट करती है, ये जितना, उतना ही एंगल वेलोसिटी रोटेट करता है। सर्कुलर मोशन में पढ़ाएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सुना है ना, उतना ही एंगल वो भी रोटेट करता है, उतना ही एंगल्स, मतलब जितने भी लीनियर काइनेमेटिकल क्वांटिटीज होती है सब सेम रोटेट करती है, बस ओमेगा सेम रहता है। हम आगे डिस्कस करेंगे। ओमेगा चूंकि एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्सियल वेक्टर होता है, उसके बारे में बात करेंगे। वेक्टर खत्म होने से पहले एक्सियल वेक्टर बता देंगे आपको, तो वो सेम रहता है। तो बच्चों अब सवाल खत्म हो गया। सवाल तो पहले से आता था हमें कि दो वेक्टर है, इनिशियल और फाइनल, और उनका चेंज बताना है, उन्हें घटाना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? 2a sin θ/2। देखते टिक कर देंगे हम, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी दैट इज 2v sin θ/2। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, नोटेड? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक वही है। एक क्लास अभी क्वेश्चन कराएंगे असाइनमेंट के, उसके बाद कंपोनेंट पढ़ाएंगे, कंपोनेंट यूज़ करके जोड़ना घटाना सिखाएंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर हमारा वेक्टर खत्म। कंपोनेंट ही प्रोजेक्शन है सांबा। एक से ज्ञानी लोग बैठे हैं मेरी क्लास में हैं। बढ़े आगे, अभी लगेंगे कम से कम 5-6 क्लास लगेंगे अभी और। आइए तो अब हम बात करें, तो एक सवाल करो यार, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। लिखो मेरे साथ साथ। तुम लोग लिखते क्यों नहीं हो मेरे साथ? तभी लेट हो जाते हो। लिखने का काम तो साथ में, क्वेश्चन तो साथ में नोट कर ही सकते हो। वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड is root 3 times the magnitude of
difference of both vectors, difference of them. Find out angle between the vectors, angle between the vectors. कितना? 60। अच्छा, पता नहीं, गलत लग रहा है ये कॉन्फिडेंस। कितना? देश की बेटी बताओ, पक्का? जो कहा है वो करो। इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं, सम का मतलब a प्लस बी, डिफरेंस का मतलब a माइनस बी। कह रहा दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, और उनके सम का मैग्नीट्यूड डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स बड़ा है। तो बताना है कि थीटा क्या होगा। बताओ भैया। बेटा इन्होंने कहा कि मैग्नीट्यूड सेम है। मान लेते हैं कि लेट मैग्नीट्यूड जो ए और बी का दोनों का सेम है, वो मान लेते हैं बेटा कैपिटल ए, है ना, हम लोग कैपिटल ए मान के चलते हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो सम का मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये √3 टाइम्स है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, और ए और बी के मैग्नीट्यूड सेम है बेटा। तो ए प्लस बी क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ? अगर एंगल थीटा मान लें तो 2a cos θ/2, और डिफरेंस बताओ क्या पढ़ा था बेटा? क्या पढ़ा था? 2a sin θ/2, है ना। तो 2a से 2a कैंसिल आउट, इसको इधर भेज देते हैं, √3 इधर ले आते हैं, sin θ/2 अपॉन cos θ/2। ये बेटा आ रहा है tan θ/2। तो tan θ/2 बेटा 1/√2 है, सॉरी 1/√3। 1/√3 कब आता है बेटा? जब tan के अंदर एंगल कितना हो? 30 डिग्री। तो एंगल है कितना? 33 β/2। तो θ/2 क्या होगा? 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ जाएगा बताओ? 60। एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन है, एकदम बेचैन हो रहा है नीट में आने के लिए। इस तरह के एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, और अच्छा भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। जैसे आजकल इस बार का पेपर अगर देखा जाए तो उनके लिए इज़ो में हल्का, हर क्वेश्चन में हल्का हल्का कंसेप्ट यूज़ किया है, हल्का हल्का कंसेप्ट। अगर आप 20 क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट यूज़ हो। कहाँ किया? ये किया, ये a + b 1 a - b कैसे मान लिया √3?
और ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये कैसे पता चला? अपना अपना करें, सब लोग करें। a और b कहाँ माने तुमने? सर देखिए, मतलब पहले a प्लस बी था, फिर चेंज हुआ तो मतलब a माइनस बी। सर जैसे हम डायरेक्ट कर दिए हैं, जैसे आप यहाँ पे माने तो इसको चेंज कर दिए। पहली बात तो a और b दो वेक्टर होंगे बेटा, कोई एक a होगा, कोई एक b होगा। या आपने a प्लस बी लिखा है इसको? हाँ, तो a प्लस बी अगर ये है तो हमने, आप a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल थीटा दिखा रहे हो, हमने a और b के बीच का एंगल पूछा है। और पहली बात तो हाउ डू यू नो कि ये a प्लस बी है? आपको a और b अलग अलग तो पता ही नहीं। आपने बोला जैसे मैंने सिर्फ ये कहा कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स ना। मैंने आपको a बताया ना, कुछ आपको पूरा हक है मानने का, लेकिन आप जब मानोगे तो आप ऐसे मानोगे कि a इधर है, b इधर है, तो a प्लस बी ऐसे आएगा, फिर माइनस बी इधर आएगा तो a माइनस बी ऐसे आएगा। समझ रहे हैं ना? ये आपने जो बनाया ये गलत है, मतलब ये अप्रोच गलत है। आंसर धोखे से मैच कर गया तो एक अलग बात है, हमने कुछ भी सोच के आंसर लिख दिया कि √3 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो √3 ऐसे पता नहीं क्या लिख दिया है ना। तो नोट करो सोल्यूशन इसका, जल्दी लिखो। बताएं भाई, चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। A and B are two vectors of different non-zero magnitudes. Non-zero magnitudes in such a way that a plus b का mod is equal to a minus b का mod. Find out angle between A and B। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी अपने कॉपी पे सोल्यूशन प्रॉपर निकालेंगे और मुझे सोल्यूशन देखिए। डिफरेंट मैग्नीट्यूड का है, डिफरेंट नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, यानी आप 2a cos θ/2 2a sin θ/2 नहीं लगा सकते। डिफरेंट नॉन जीरो मैग्नीट्यूड्स कहा मैंने।
अब जैसे बच्चों a प्लस बी का मॉड हमें पता है, a माइनस बी का मॉड हमें पता है। आई होप आपको याद होगा, आज हम लोगों ने पढ़ा है। a प्लस बी का मॉड ये है ना, और a माइनस बी भी कहीं पढ़ा ही था। मिटा दिया होगा, हाँ ये था। a प्लस बी का मॉड ये है, a माइनस बी का मॉड ये है। फॉर्मूला अप्लाई करिए, सीधे हो जाएगा। a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये, आपकी कॉपी में भी लिखा होगा। देखो क्या कह रहा है, a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है बेटा, ये बराबर है a माइनस बी से। जो कह रहा है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करने चाहिए आराम से। दोनों बराबर है, कह रहा है दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ रूट हटाना है, स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाए, सबको बाईं तरफ ले जाओ तो 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा 4ab कॉस थीटा कट। अब देखो a भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन जीरो मैग्नीट्यूड है। देखो नॉन जीरो, यानी a और b जीरो नहीं हो सकते। क्या जीरो होगा? कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो मतलब थीटा कितना? 90 डिग्री। कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा 90 डिग्री होगा। कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो कम से कम फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर आपको बोला a प्लस बी a माइनस बी का मॉड सेम है, आप फॉर्मूला रखिए, सॉल्व करिए, 2-3 लाइनें करेंगे, आपको समझ आ जाएगा क्या आंसर। हालांकि ये तो इतना स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ लोगों ने देखते ही बताया, इतनी बार दिखता है, हर किताब में दिखता है, हर टेस्ट में दिखता है, एग्ज़ाम्स में दिखता है कि ये जैसे वो 2v sin थीटा बाई 2 था, ये सवाल है। ऐसे कुछ सवाल तो एकदम ज़ुबान पे रहते हैं आंसर। इनमें से ऐसे बहुत सारे सवाल फिजिक्स में होंगे जो बहुत बार आते हैं, उनमें से 5-7 हर बार एग्जाम में फंसते हैं। वो देखा, टिक किया, देखा, वो होते हैं पढ़ा, आपने टिक किया, आप बढ़ गए आगे, है ना। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है वेक्टर का, जिसका आंसर बच्चे को पता होता है। जैसे उसने देखा, अच्छा मॉड a प्लस बी मॉड a परपेंडिकुलर है। हालांकि इसके लिए मैं आपको एक एनालिटिकल मेथड भी बताऊंगा, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल मेथड बताऊंगा अभी 1 मिनट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूँगा। क्या सबने नोट कर लिया? आइए अब इस बात को समझो बेटा, थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल बात है, बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझना बेटा। अगर ये वेक्टर a वेक्टर है, ये वेक्टर b वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा बेटा? बताओ क्या होगा ये? क्या ये a प्लस बी होगा? ये अगर a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, क्या ये a प्लस बी होगा? नहीं होगा। मुझे एक बात और बताओ, अगर ये b है, मैं इस वेक्टर को जानना चाहता हूं कि एक डायगोनल a प्लस बी है, दूसरा जो डायगोनल है d2 मान लेता हूं, d2, इसे d1 मान लेता हूं। d1 d2 आर द डायगोनल्स। दूसरा वाला डायगोनल क्या बताता है? अगर एक डायगोनल a प्लस बी है तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? बहुत ध्यानपूर्वक समझना बेटा। पैरेललोग्राम को गोली मारो, तुम ट्रायंगल लॉ पे ध्यान दो। ट्रायंगल लॉ, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, देखा? इसको देखा? इसमें मुझे बताओ, ट्रायंगल लॉ लगाओ, ट्रायंगल लॉ, बाई ट्रायंगल
लॉग। दिस वेक्टर जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, बी वेक्टर प्लस d2 वेक्टर इक्वल टू, क्या तुम ये लाइन समझ पा रहे हो? त्रिभुज का नियम है बेटा, त्रिभुज का नियम पता है ना, इसमें ऐसे जोड़ते थे तो ये रिजल्टेंट होता था दिस प्लस दिस बराबर दिस। सांभा तो मुझे बताओ कि d2 क्या होगा। मैं ये बात तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बताना चाह रहा हूं कि जिस पैरेललोग्राम को तुम बनाते हो a प्लस बी बताते समय, तो जो डायगोनल a प्लस बी होता है वो दूसरा वाला डायगोनल a माइनस बी होता है। यानी अगर ये दोनों वेक्टरों का प्लस है, सम है, तो ये दोनों वेक्टरों का डिफरेंस है। हाँ, इतना अंतर होगा कि तुम a प्लस बी की जगह अगर b माइनस ए चाहोगे तो वो इधर की तरफ बन जाएगा। ये तुम्हें उसी वक्त बुद्धि लगानी होगी, पर इतना तो याद ही रख सकते हो कि वो जो पैरेललोग्राम तुमने बनाया है उसका एक नहीं दोनों डायगोनल काम के हैं। एक डायगोनल है a प्लस बी और दूसरा डायगोनल है a। अब आते हैं सवाल पे। कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जब चारों साइड सेम होती, मान लो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है बेटा, तो अगर ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, चारों सेम है, तो इसे हम रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है ना, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो याद होनी चाहिए कि जो रोम्बस होते हैं, रोम्बस उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल होता है। तो बहुत समझने वाली बात है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, क्या सेम है, तो बहुत ध्यान समझना, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है, मान लो a और b दो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के, तो बताओ a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? आंसर है 90। चूंकि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम है वो ये दोनों हैं, a प्लस बी ये वाला वेक्टर हो गया डायगोनल। जैसे तुमने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम है यानी समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और मुझे याद है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, दूसरी बात, एक डायगोनल होता है a प्लस बी और दूसरा डायगोनल होता है a माइनस बी, और रोम्बस के डायगोनल के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर विल बी 90 डिग्री। अब आते हैं इस सवाल पे। इस सवाल में कह रहा है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों बराबर, लेंथ बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। तो प्यारे देशवासियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है, इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई बराबर है, लेंथ बराबर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो तुम? पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल, एक डायगोनल है a प्लस बी और एक डायगोनल है a माइनस बी। ये स्मार्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं पिछले सवाल का, और कई सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर करने में मदद करेगा आपको। लेकिन भाई साहब, मैं तुम्हें बता दूं, ब्रह्मांड में ऐसा अब कोई पैरेललोग्राम नहीं है जिसके दो डायगोनल बराबर हो, सिवाय किसके? रेक्टेंगल के या स्क्वायर के। जब ये पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल बन जाता है, जब ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाता है, एक a प्लस बी एक a माइनस बी, तभी ये लंबाई बराबर होती है। रेक्टेंगल के आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका पक्का मतलब है कि अगर दोनों डायगोनल, एक डायगोनल a प्लस बी दूसरा डायगोनल a माइनस बी, और अगर दोनों के मॉड बराबर हैं यानी डायगोनल की लंबाई बराबर है, पैरेललोग्राम में तो हो ही नहीं सकता, रेक्टेंगल में होगा। और रेक्टेंगल में एंगल कितना बनता है? नहीं, यानी पिछले सवाल का आंसर 90 डिग्री ही होगा। देख के बता सकते थे, सोच के बता सकते थे। तो ये कॉमन सोल्यूशन है जो जनता लिखती है, लेकिन जो IQ वाले लोग होते हैं, जो बहुत गहराइयों से चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ सवालों के आंसर तो सिर्फ सोच के बता देते हैं। जरूरी नहीं कि आप हर सवाल का आंसर सोचने में बिजी हो, सोचना है
सर ने कहा था सोचना है, सोच पाओ तो सोचो, नहीं तो कॉमन सोल्यूशन आपके सामने है। हम तो आपको दिखा रहे कि आप थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन को डायग्राम से भी विचार कर सकते हो। तो इस पूरी कहानी में ये समझना है, पूरी कहानी में ये समझना है कि जो पैरेललोग्राम हम बनाते हैं उसका एक नहीं दोनों डायगोनल अपने काम के हैं। यदि एक डायगोनल a प्लस बी बता रहा है तो दूसरा डायगोनल क्या बताएगा, a माइनस बी बताएगा। और जब चारों साइड सेम होती है तो सम चतुर्भुज है, इसके दोनों डायगोनल के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और डायगोनल की लंबाई कब बराबर होगी, जब ये एंगल क्या होगा, तो यहां तुम कह सकते हो। और मॉड, मॉड का मतलब है लेंथ, सेम होगा। ये तभी होगा जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये तभी होगा, है ना। लिख लो बेटा, फटाक से लिख लो। हाँ वेक्टर बी को अगर माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट a प्लस बी होता है, इसका रिजल्टेंट a माइनस बी। तो ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर तो होता है। ला कॉपी ला, तुम्हारे सवाल का आंसर दे रहे हैं। ये a है, ये b है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये तो आ जाएगा। ये a प्लस बी आएगा, माइनस बी कर देते हैं, ये a माइनस बी आएगा, ये एंगल 90 नहीं होगा। ऐसा सिर्फ तब होगा जब एंगल 90 होगा दो वेक्टर के बीच में, तभी वो 90 लिखेगा। एक डायगोनल इधर जाएगा, एक डायगोनल इधर जाएगा। ये तब गड़बड़ हो जाएगा जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर होंगे, तब रॉन्ग हो जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड में हो जाएगा, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क टिक करा देता हूं। तो जितना पढ़ाया है उसके आधार पर आज का होमवर्क टिक कर लीजिए आप लोग। हाँ, 3 ही क्वेश्चन क्या? नहीं, फिजिक्स में ऐसा होता है, किसी दिन एक ऐसा टॉपिक पढ़ाया गया जिसके सवाल ही नहीं है, इस वजह से। अब जैसे जिस दिन कोई टॉपिक पढ़ाया जिस पे सवाल है सीट में, कई बात ऐसी होती है ना जब 2 लेक्चर में आपको लगता है कि अब क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है ना। और फिर शीट अभी आई नहीं, लेट आई थी, इस वजह से। टिक करो, टिक करो। होमवर्क रोज मिलेगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे। 9 का आंसर गलत है, ये कहना चाह रहे हो। 90 डिग्री होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। पहला दिया है भैया, 9वें का आंसर सही कर लो, पहला होगा। तो पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक ये करना है बेटा। जितना पढ़ाया है उतने ही टिक करा रहे हैं। इस किसी को पहले से आता है तो वो एक्स्ट्रा सवाल भी कर सकता है। पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 17, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 से लेकर 21, 21 तक। आगे कहाँ? 22 भी है। 22 के नहीं, 23 कहाँ पढ़ाया अभी मैंने? आई के बताया नहीं तो क्या? आई के नहीं बताया ना? नहीं, अभी नहीं, 23 नहीं करना, इसमें और कुछ नहीं करना अभी। अगले पेज, पेज नंबर 3 पे आएंगे, पेज नंबर 3 पे आएंगे। पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 42, 43, 42, 43, 44, 45, पेज नंबर 4 पर आएंगे।
52 अभी मैंने 52 बताया, अब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 53, 54, 55, 55, 55 के बाद आप करेंगे 72, 72, 72।